नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हवा जो इतनी शांत, इतनी स्थिर लगती है, क्या वो सच में वैसी है? आज हम गैसों के अणुगति सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी कमाल की आइडिया है जो इस शांत दिखने वाली दुनिया के नीचे छिपे एक अदृश्य तूफान को बेनकाब करती है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर ये हवा असल में अनगिनत अदृश्य कणों का एक तूफान हो। एक ऐसा तूफान जिसमें हर एक कण एक जेट प्लेन से भी तेज दौड़ रहा हो। यही कल्पना अणुगति सिद्धांत का दिल है। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जो चीजें हमें ठहरी हुई दिखती हैं वो असल में कभी स्थिर होती ही नहीं हैं। तो इसका मतलब हमारा पहला बड़ा विचार ये है कि गैस की स्थिरता वो सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन, क्योंकि सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा हलचल भरी कहानी चल रही है। मतलब जब हम एक कमरे में हवा को देखते हैं तो सब कुछ शांत लगता है, ठीक? लेकिन अगर हम आणविक स्तर पर जाकर देखें तो ये अरबों अणुओं का एक बवंडर है। ये अणु लगातार एक दूसरे से और कमरे की दीवारों से टकरा रहे हैं। तो ये कोई शांति नहीं है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। एक ऐसा संतुलन जहां हर टक्कर एक दूसरी टक्कर से बैलेंस हो जाती है। और इसी अदृश्य अराजकता से हमें एक स्थिर, एक शांत दुनिया का एहसास होता है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य तूफान को समझा कैसे जाए। इसकी चाबी एक ऐसे विचार में छिपी है जिसे कई लोग विज्ञान का सबसे जरूरी विचार मानते हैं। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर दुनिया की सारी साइंटिफिक नॉलेज नष्ट हो जाए और अगली पीढ़ी तक सिर्फ एक वाक्य पहुंचाना हो तो वो यही होगा। सोचकर देखिए, ये विचार इतना ज्यादा मौलिक है। तो आखिर ये परिकल्पना है क्या? इसका सार बहुत सरल है कि हर चीज परमाणुओं से यानी एटम्स से बनी है, और ये एटम्स ये कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा गति में, हमेशा मोशन में रहते हैं। बस यही वो बुनियादी आइडिया है जिस पर हमारा गैसों का पूरा अणुगति सिद्धांत टिका हुआ है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत में महर्षि कणाद से लेकर ग्रीस में डेमोक्रिटस तक हजारों सालों से इस पर चिंतन होता रहा है। लेकिन इसे एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है जॉन डाल्टन को, जिन्होंने इसे रासायनिक नियमों से जोड़कर दिखाया। ठीक है, तो अगर गैस लगातार घूम रहे कणों से बनी है तो फिर ये प्रेशर यानी दाब कैसे डालती है? चलिए अब इस सूक्ष्म दुनिया से हमारी स्थूल दुनिया का निर्माण शुरू करते हैं। एक गुब्बारे को इमेजिन कीजिए। जब हम उसे फुलाते हैं तो उसके अंदर एक प्रेशर बनता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो प्रेशर कोई एक जैसा लगातार लगने वाला धक्का नहीं है। असल में वो हवा के अरबों खरबों अणुओं की एक न रुकने वाली बमबारी है जो गुब्बारे की अंदर की सतह पर हर पल, हर सेकंड हमला कर रहे हैं। इसे ऐसे समझें, एक अकेला मॉलिक्यूल आकर दीवार से टकराता है और वापस लौट जाता है। ये एक छोटा सा मामूली सा धक्का है। अब सोचिए कि यही चीज खरबों खरबों बार हो रही है, हर एक सेकंड। तो उन सभी छोटे छोटे धक्कों का जो टोटल असर है, जो कुल योग है, वही वो प्रेशर है जिसे हम महसूस करते हैं और नापते हैं। और जानते हैं फिजिक्स की खूबसूरती क्या है? वो इन खरबों धक्कों को एक छोटे से सुंदर से इक्वेशन में समेट देती है। अब इस इक्वेशन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसे याद नहीं करना, बस इसका मतलब समझना है। और मतलब बहुत आसान है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल n या जितने भारी मॉलिक्यूल m या फिर जितनी तेज उनकी रफ्तार v होगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। चलिए, प्रेशर तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अणुगति सिद्धांत के अगले बड़े रहस्योद्घाटन पर। ये कि आखिर ये तापमान यानी टेम्परेचर असल में है क्या? ये जो तापमान है जिसे हम गर्मी या ठंड के रूप में महसूस करते हैं, वो असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर सिर्फ गति का, सिर्फ मोशन का एक नाप है। जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर नापते हैं तो हम दरअसल उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को ही नाप रहे होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक बिल्कुल सीधा और गहरा रिश्ता है। जब कोई ठंडी चीज महसूस होती है तो इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे चल रहे हैं, और जब गर्मी महसूस होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। बस इतना ही सरल है ये। लेकिन ये तेज आखिर कितना तेज है? अंदाजा लगाइए। कमरे के टेम्परेचर पर हवा में एक औसत नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लगभग 516 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये आवाज की रफ्तार से भी तेज है।
मतलब हमारे चारों तरफ हर वक्त एक अदृश्य सुपरसोनिक तूफान चल रहा है। और ये जो इक्वेशन है ये उसी रिश्ते को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल की औसत ऊर्जा सीधे सीधे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में एनर्जी और टेम्परेचर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक के बारे में पता है तो दूसरे के बारे में भी पता चल जाता है। तो अब तक हमने जो भी समझा है उसे जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि ये छोटा सा सरल सा मॉडल कैसे उन गैस लॉज की व्याख्या कर सकता है जिन्होंने वैज्ञानिकों को सदियों तक उलझाए रखा था। ये टेबल इसे बहुत साफ साफ दिखाता है। सोचिए, अगर कंटेनर का वॉल्यूम कम कर दें, उसे निचोड़ दें, जैसा बॉयल के नियम में होता है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल्स दीवारों से ज्यादा बार टकराएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, चार्ल्स का नियम। अगर गैस को गर्म करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो मॉलिक्यूल्स और तेज भागेंगे, दीवारों से और जोर से टकराएंगे और इसीलिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखा? सदियों पुराने नियम अब सिर्फ टकराते हुए कणों के एक सिंपल से आइडिया से समझ में आ रहे हैं। अब इस सिद्धांत को किताबों से निकालकर असली दुनिया में लाते हैं। देखते हैं कि ये गंध से लेकर सितारों तक कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ एक पहेली है। अगर मॉलिक्यूल्स 1000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेजी से चलते हैं, तो फिर कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर उसकी खुशबू दूसरे कोने तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगता है? उसे तो तुरंत पहुंच जाना चाहिए, है ना? इसका जवाब अणुओं के रास्ते में छिपा है। असल में मॉलिक्यूल्स कभी सीधी लाइन में नहीं चलते। रास्ते में लाखों करोड़ों दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक अजीब से जिगजैग रास्ते पर चलते हैं। दो टक्करों के बीच की ये जो औसत दूरी है, उसे ही मीन फ्री पाथ कहते हैं। और इसी जिगजैग सफ़र की वजह से खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लगता है। और ये मीन फ्री पाथ्स का आइडिया ही डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि धुएं या खुशबू का धीरे धीरे फैलना। पर इसका एप्लीकेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये यूरेनियम एनरिचमेंट जैसी बेहद जटिल प्रक्रियाओं में भी काम आता है। वहाँ क्या होता है? हल्के U-235 आइसोटोप्स भारी U-238 आइसोटोप से थोड़ा सा तेज चलते हैं और बस इसी मामूली से स्पीड के फर्क का फायदा उठाकर उन्हें अलग किया जाता है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर परमाणुओं की ये सिंपल सी गति, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, से लेकर आसमान के सितारों तक सबकी व्याख्या कर सकती है, तो सोचिए और कौन से ऐसे अदृश्य नियम हैं जो हमारी इस सच्चाई को हर पल आकार दे रहे हैं? कौन से नियम जो बस हमारी समझ का इंतजार कर रहे हैं?